कल हमने देख लिया था केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं और केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। ये दो चीज़ें हमने कल अच्छे से समझ ली थी। आज हम समझेंगे कि फिज़िकल स्टेट जो होती है केमिकल इक्वेशन में किसी भी एलिमेंट की, वो हम कैसे डिनोट आउट करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो कोई भी रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है, उसकी जो भी फिज़िकल स्टेट होगी वो हम मेंशन करेंगे केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो वो हमारी जो केमिकल रिएक्शन है और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाएगी। हम कैसे डिनोट आउट कर सकते हैं, तो देखो जैसे कि यहाँ पे जी गैस के लिए जो फिज़िकल स्टेट है वो जी से, गैसियस जो फिज़िकल स्टेट है गैस, वो उसको जी से ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और वहीं पर जो लिक्विड है, लिक्विड के लिए एल सिंबल यूज़ किया जाता है, सॉलिड के लिए एस यूज़ किया जाता है और एक्वस के लिए ए क्यू यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, सिंबल्स हैं किसी भी इक्वेशन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये जो सिंबल है, इन सिंबल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम फिज़िकल स्टेट जो है केमिकल रिएक्शन की वो हम बता सकते हैं कि फिज़िकल स्टेट क्या है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम, हमने मैग्नीशियम का एग्ज़ाम्पल लिया था। मैग्नीशियम जो होती है हमारे सॉलिड स्टेट में रिएक्शन करती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन की हम क्या कर सकते हैं, गैस होती है ये, तो हम जी से नोट आउट कर सकते हैं इसको। और वहीं पर हमारी जो है, जो Mg बनेगा, इससे क्या बनने वाला है, हमारा MgO बनने वाला है। और ये किस स्टेज में होता है, ये होता है सॉलिड स्टेज में। तो ये सारे के सारे इस तरीके से हम इसकी फ़िज़िकल स्टेट जो है केमिकल इक्वेशन की वो हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा बैलेंसिंग करना, किसको, केमिकल रिएक्शन को। अब बात आती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन है, उसको इसलिए बैलेंस करना ज़रूरी है क्योंकि जो मास होता है ना वो कंजर्वेटिव होता है। मास हमेशा संरक्षित रहता है, कंजर्वेट रहता है। मास को किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी मास को केमिकल रिएक्शन में ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। मास जो होता है हमेशा हमेशा क्या रहता है, कंजर्वेट रहता है, कंजर्व्ड रहता है किसी भी रिएक्शन में। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी वजह से हम केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब जैसे कि ये वाली है इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड है रिएक्टेंट साइड, और H2O वाली जो साइड है वो है प्रोडक्ट साइड। अब बात आती है कि हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो H2 के जितने एटम्स इधर हैं H2 के, उधर उतने ही एटम प्रोडक्ट वाली साइड होने चाहिए। अब इधर H2 के एटम कितने हैं, 2 हैं, और H2O में भी कितने हैं, 2 हैं। तो जो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में H2 के एटम्स हैं वो क्या हैं, बैलेंस है। अब हम देखेंगे O2, ऑक्सीजन के एटम। ऑक्सीजन के एटम क्या है, H2O, यानी प्रोडक्ट वाली साइड ऑक्सीजन जो है वो ओनली 1 है। रिएक्टेंट वाली साइड ऑक्सीजन जो है नंबर में कितनी है, 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को हाफ से, O2 को हाफ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि कहने का मतलब है O2 के आगे क्या लिख देंगे, हाफ लिख देंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का एटम कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इधर वाली साइड भी ऑक्सीजन 1 है, इधर वाली साइड भी ऑक्सीजन 1 है, यानी प्रोडक्ट वाली साइड भी ऑक्सीजन 1 है,
रिएक्टेंट वाली साइड भी ऑक्सीजन क्या है, ओनली नंबर में एक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। एक और मेथड है, एक और तरीका भी है जिससे हम बैलेंस कर सकते हैं। हम क्या करें, H2 के आगे H2 जो है हमारा, यहाँ पे H2 के आगे क्या कर दें, 2 लगा दे, और ये जो H2O है इधर भी क्या लगा दे, 2 लगा दे, तो भी ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। या तो हम ऑक्सीजन के आगे हाफ से हाफ लगा देते हैं तो भी ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। अगर हम H2 के आगे 2 लगा देते हैं तो भी, और H2O के आगे भी 2 लगा देते हैं तो भी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, रिएक्टेंट वाली साइड जितने एटम है उतने ही एटम हमें, जितने एटम हमारे रिएक्टेंट वाली साइड है उतने ही एटम हमें प्रोडक्ट वाली साइड करने हैं, तो हमारी इक्वेशन जो होती है वो क्या हो जाती है, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। In this chemical equation, number of hydrogen atom is reactant side is 2, that of product side is also 2. Number of oxygen atom is reactant side is 2, but product side is 1. तो दैट्स वाई इन्होंने इस तरीके से बैलेंस की है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और O2 के आगे अगर हाफ लगा दोगे तो भी हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। नाउ द नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। तो ये क्या है, रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो काफ़ी टाइप की होती हैं। किसके बेसिस पे, बेसिस है डिफरेंट फैक्टर के बेसिस पे। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी 8 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं। सबसे पहली कितने टाइप आपका केमिकल्स के अकॉर्डिंग जो रिएक्शंस हैं वो कितने टाइप के हैं, 8 टाइप की। तो सबसे पहली रिएक्शन जो होती है वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ, दो या दो से अधिक, 2 और मोर सब्सटेंसेस क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और ओनली एक सिंगल सब्सटेंस बनता है। तो जैसे कि कार्बन था और ऑक्सीजन था और बन क्या गया हमारा CO2, तो ये बन गया। कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन रहा है हमारा, CO2 बन रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि 2 एटम्स जो हैं वो 2 सब्सटेंसेस जो हैं वो मिल करके एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का उल्टा। इसमें क्या होगा, एक रिएक्शन एक सब्सटेंस टूट करके 2 सब्सटेंस बनाएगा। द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोज टू गिव 2 और मोर सब्सटेंसेस। एक सिंगल सब्सटेंस है NaCl, टूट करके 2 सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है Na प्लस में Cl। ये कभी भी Na जो होता है वो प्लस स्टेज में आता है और Cl जो होता है वो माइनस चार्ज के फॉर्म में क्या होता है, दोनों एक दूसरे से टूट जाते हैं। नेक्स्ट है डी कंपोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। अब जो
कंपोजिशन जो रिएक्शन है वो 3 टाइप की होती है। पहली होती है थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन जो होती है, इसके अंदर क्या रह देंगे अपने, हीट देंगे किसको, तोड़ने के लिए, ठीक है। डिकम्पोज करने के लिए हम क्या करेंगे, हीट का यूज़ करेंगे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट गया और टूटने हीट दी जब हमने तो टूटा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, ये दो ये कंपाउंड्स में क्या हो गया, टूट गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। ये किसका है, हीट का सिंबल है। ये जो एरो के ऊपर लिखा हुआ है ये हीट का सिंबल है आपका। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की जाएगी। क्या पास आउट की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की जाएगी। जैसे कि हाइड्रोजन H2O यानी कि वाटर है, वाटर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास आउट किया तो हमारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जब भी हमें सनलाइट हम यूज़ कर रहे हैं और उसके द्वारा कोई हमारा डिकम्पोजिशन होता है तो हम एरो के ऊपर HU से डिनोट आउट किया जाता है। ये क्या होता है, सिंबल होता है रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है, AgCl होता है, इस पे हम सनलाइट जब डालते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है और Cl2 जो गैस है वो अलग हो जाती है। तो हमने कौन कौन से कितने टाइप के डिकम्पोजिशन देखे, तो डिकम्पोजिशन 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हम हीट का यूज़ करेंगे। दूसरा था इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी दे के हम सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करेंगे। एग्जाम्पल था वाटर का, वाटर में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की तो हमारा हाइड्रोजन और प्लस में Cl2 गैस, हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस हमारी रिलीज हो रही थी। थर्ड वन जो था वो था हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या हुआ, हमने फोटोलाइटिक यानी कि सनलाइट उसके ऊपर डाली, किसके ऊपर, AgCl के ऊपर हमने सनलाइट डाली। सनलाइट डालने से हमारा क्या होगा, Ag जो सिल्वर है वो अलग हो गया और क्लोरीन जो गैस है वो हमारी अलग हो गई। ये दोनों सेपरेट हो गए एक दूसरे से। अभी तक हमने क्या किया, 2 तरीके के हमने रिएक्शंस पढ़ लिए, केमिकल रिएक्शन। पहला जो केमिकल रिएक्शन थी वो थी हमारा, कौन सी थी पहली केमिकल रिएक्शन, तो पहली केमिकल रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दूसरी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्ड पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक जो सब्सटेंस होगा वो दूसरे की जगह ले लेगा और दूसरा पहले की जगह ले लेगा। अब देखो जैसे कि आयरन था, आयरन क्या कर देगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करके क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। साथ में कॉपर जो होगा वो अलग सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जो ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट है ना वो दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, उसको प्रतिस्थापित कर देगा, उसकी जगह छीन लेगा, ठीक है। ज़्यादा पावरफुल जो एलिमेंट होगा ना वो दूसरे एलिमेंट के सॉल्यूशन से उस एलिमेंट को क्या कर देगा, उसकी जगह छीन के खुद उसकी जगह पे बैठ जाएगा और खुद का सॉल्यूशन जो है वो बना लेगा। जैसे कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट में से कॉपर जो आयरन था, आयरन ने कॉपर की जगह छीन ली और उसकी जगह पे बैठ गया और कॉपर सल्फेट की जगह पे आयरन सल्फेट बन गया और हमारा जो कॉपर है वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, 2 चीज़ें एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगी। द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम या कह लो या एलिमेंट कह लो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक जो
ग्रुप हैं एलिमेंट के, एटम्स के जो ग्रुप हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। उसको अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे Na2SO4 था, सोडियम सल्फेट था, और एक था बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, बैरियम क्लोराइड था प्लस में सोडियम सल्फेट था। सोडियम सल्फेट ने बैरियम क्लोराइड की जगह पे, बैरियम की जगह पे खुद का स्थान ले लिया सोडियम ने, और सोडियम क्लोराइड बना दिया। और जो हमारा सोडियम सल्फेट था उसकी जगह पे, सोडियम की जगह पे कौन आ गया, बैरियम आ गया। तो बैरियम आ गया तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा किसी भी चीज़ का, तो मतलब नीचे कुछ ना कुछ नीचे जमा हो जाएगा। जैसे रिएक्शन करवा रहे हैं ना, तो वो नीचे जो बीकर होएगा, जो भी बीकर हम यूज़ करेंगे, उस बीकर के नीचे क्या होगा, हमारा जो भी प्रेसिपिटेट है, जो भी नीचे एक लेयर सी बन जाएगी, नीचे बैठ जाएगी लेयर, तो उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारा लेड नाइट्राइट है, तो हमारा लेड नाइट्रेट जो था उसकी रिएक्शन जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाई, तो पोटेशियम नाइट्रेट बना, प्लस में क्या बन गया, लेड आयोडाइड बन गया। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट साथ में क्या बन गया, लेड आयोडाइड बन गया। तो ये जो लेड आयोडाइड है ये क्या है, एक प्रेसिपिटेट है। ठीक है, जो बीकर के नीचे जमा हो जाता है। नेक्स्ट आगे है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कि कॉपर की रिएक्शन, कॉपर को हमने जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो हमने पीछे रिएक्शन करी थी ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई थी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन तो होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। किसका जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अब हमने क्या किया, कार्बन के साथ रिएक्शन करवा दी हाइड्रोजन गैस की, तो जैसे ही हम करवाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, मैथेन बन जाएगी, CH4। अब यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। इसी वजह से कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं। द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गिव हाइड्रोजन और लॉस ऑक्सीजन। ये अब ये दोनों चीज़ें हैं। देखो, ऑक्सीडेशन तो तब होगा जिसमें क्या होगा, सब्सटेंस ऑक्सीजन से जुड़ रहा है और हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, हाइड्रोजन निकाल रहा है। ऑक्सीजन को कह रहा है आजा, और हाइड्रोजन को कह रहा है चला जा, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ रही होती है और ऑक्सीजन निकल रही होती है। रिडक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कहती है हाइड्रोजन को, तो वो कहता है पास में आ जा, और जो ऑक्सीजन है उसको कहता है दूर चल जा। किसमें, रिडक्शन में। तो ये हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ एक ही रिएक्शन में हो रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज एंड द अदर रिएक्टेंट गेट्स रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। एक कॉमन नाम क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, और वैसे अगर हमें एक्सटेंडेड फॉर्म में इसका नेम लर्न करना हो तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन।
तो रेडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है, दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल और कार्बन, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जब कार्बन के साथ करवाते हैं ना, तो जिंक ऑक्साइड किस में चेंज हो जाता है, Zn में चेंज हो जाता है। अब जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या है, दूर हो रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, दूर हो रही है। तो इसी वजह से जिंक ऑक्साइड से जिंक का बनना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी रिडक्शन हो रहा है जिंक ऑक्साइड का, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रही है, दूर हो रही है। तो ऑक्सीजन जब दूर हो रही है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। वहीं पर जो कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, इसी वजह से इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पर है मैग्नीज ऑक्साइड और HCl। अब देखो HCl, जो Cl है ना, Cl में से हाइड्रोजन क्या है, निकल रहा है, दूर हो रहा है, तो ये कौन क्या है, ये है ऑक्सीडेशन। और वहीं पर मैग्नीज ऑक्साइड से MgCl2 बन रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, दूर हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे भी देख लो, ये ZnO से Zn का बनना रिडक्शन होता है और कार्बन से CO का बनना क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन एनर्जी चेंज। अब अगर एनर्जी का चेंज हो रहा है ना, उसके बेसिस पे केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। अब देखो, पहले हमने केमिकल के अकॉर्डिंग हमने देखा था केमिकल रिएक्शन कैसी कितने टाइप की होती है, 8 टाइप की। अब यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन की क्लासिफिकेशन करेंगे एनर्जी के बेसिस पे, किसके, एनर्जी चेंज के बेसिस पे। द क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन इज द प्राइम पार्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब यहाँ पर कौन कौन सी है, एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो उस बेसिस पे रिएक्शन जो होती है वो 2 टाइप की होती है। पहला होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहला कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक, यानी एक्सो अपने कहते हैं ना एग्जिट का मतलब क्या होता है, निकलना, है ना। वैसे ही एक्सो का मतलब ही क्या होता है, निकलना। जब एनर्जी बाहर रिलीज होगी ना, हीट रिलीज होगी, तो उसको अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं, तो ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी हम जिस कंटेनर में रिएक्शन करवा रहे हैं ना लैब के अंदर, वो कंटेनर का जो सरफेस होगी ना, वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पहले अगर जो रिएक्शन के पहले हम उसको सरफेस को टच करके देखेंगे, अगर पहले ठंडी थी और अब गर्म हुई है, रिएक्शन के बाद जो कंटेनर की सरफेस है वो क्या हुई है, गर्म हुई है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी है, हीट है, वो क्या हुई है, रिलीज हुई है, ठीक है, इस वजह से। अब जैसे कि मैथेन की रिएक्शन हमने किसके साथ की, ऑक्सीजन के साथ की, यानी कि मैथेन को जला रहे हैं, तो हमारा CO2 बन रहा है और हमारा हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड बन रहा है। कहने का मतलब है हमारा वाटर बन रहा है, तो उसके साथ क्या निकलती है, हीट निकलती है। अब आप देख लो, हमने क्या किया, हमारे पास गैस स्टोव होता है ना, गैस सिलेंडर होता है। गैस सिलेंडर, हम गैस जलाते हैं, जब रोटी पकाने के लिए गैस जलाते हैं गैस स्टोव में, तो क्या होता है, उसमें भी मैथेन ही होती है ना, मैथेन होती है, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। मैथेन जो होती है ना, वो बायोगैस में होती है। बायोगैस वाला जो सिलेंडर होता है ना, उसमें मैथेन होता है। तो मैथेन को जब हम जलाते हैं ना रोटी पकाने के लिए, तो क्या होती है, उसमें से हीट निकलती है ना, CO2 भी निकलती है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी CO2 गैस भी निकलती है, साथ में थोड़ी मात्रा में नमी भी छोड़ता है, वो नमी भी निकलती है, हमें दिखाई नहीं देती, ऑब्जर्व नहीं होती, लेकिन नमी निकलती है उसमें से। तो ये नमी निकलती है, साथ में क्या होती है, हीट भी तो निकल रही है ना, तो हीट भी तो निकल रही है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, जब हीट बाहर रिलीज हो रही हो। तो अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, इसमें हीट जो होगी, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, और
इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जो एनर्जी है ना वो रिएक्शन करवाते टाइम कंज्यूम होगी। ठीक है, तो कैसे, अपने को मान लो कोई रिएक्शन करवानी है और रिएक्शन अपने आप हो नहीं रही, हमें क्या करनी पड़ रही है, उसको लाइट देनी पड़ रही है या हीट देनी पड़ रही है, गर्म करना पड़ रहा है उसको, है ना। जो भी सब्सटेंसेस हैं उसको गर्म करना पड़ रहा है, तो गर्म करना पड़ रहा है तो ये किस टाइप की रिएक्शन होएगी, तो ये टाइप की होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन होएगी। जैसे कि लेड नाइट्रेट होता है, जो लेड नाइट्रेट होता है ना ये अपने आप जलता नहीं है, इसको गर्म करते हैं तो हमारा लेड ऑक्साइड बनता है, साथ में नाइट NO2 गैस बनती है और साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है, तो ये हमारी क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है, तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एनर्जी लाइट की फॉर्म में और हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन कौन कौन से हैं जो डेली लाइफ में हम देखते हैं। सबसे पहले है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन जो होता है वो जंग का लगना। ठीक है, कोरोजन जो होता है वो क्या होता है, जंग का लगना। अब हमें पता है आयरन और कोई भी मेटल होती है वो एक्सपोज की जाती है सब्सटेंसेस, मॉइस्चर और एसिड के जब भी टच में कोई भी मेटल की सरफेस आएगी ना तो उसके ऊपर एक उसका हाइड्रेटेड ऑक्साइड बन जाता है जो कि मेटल को वीक कर देता है और इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, और मेटल की जो सरफेस होएगी ना उसको अपन कोरोड बोलेंगे। जिसका कोरोजन हो रहा है उस मेटल को हम क्या बोलते हैं, कोरोड बोलते हैं। ठीक है, कोरोड बोलेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर जो होती है ना, चांदी होती है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है ना, ब्लैक हो जाती है, काफ़ी टाइम पड़ा रहे सिल्वर जो है हम यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद वो क्या हो जाती है, काली पड़ने लग जाती है। तो वो किसकी वजह से है, कोरोजन की वजह से है। और कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। आपने यूज़ किया होगा तांबे का भी आपने यूज़ किया होगा। तांबा जो होता है ना, तांबे का या पित्तल जो होता है, पित्तल का आपने यूज़ किया होता है। पित्तल जो होती है ना, कॉपर और जिंक का ही मिश्रण होती है। अब आपने यूज़ की होगी पित्तल, तो पित्तल में कुछ टाइम पर पड़ा रहे ना तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर सी चढ़ने लग जाती है ना, डब्बे से पड़ने लग जाते हैं। वो किस वजह से पड़ते हैं, कोरोजन की वजह से पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, किस किस के एग्जाम्पल हैं, कोरोजन के कौन कौन से एग्जाम्पल है, आयरन की रस्टिंग होना, ब्लैक कोटिंग होना, सिल्वर के ऊपर, चांदी के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ना, और कॉपर की ग्रीन कोटिंग होना, क्या है, किसके एग्जाम्पल है, कोरोजन के एग्जाम्पल है। Corrosion can be presented by galvanization and electroplating and painting। अब इसको अपन कैसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कोरोजन से हम बचा कैसे सकते हैं, जंग से कैसे बचा सकते हैं, तो बचा सकते हैं गैल्वेनालाइजेशन करना, उसके ऊपर जिंक की सरफेस चढ़ा देना, किसी अदर मेटल जिसका कोरोजन नहीं होता उसकी सरफेस उस मेटल के ऊपर चढ़ा देना, और इलेक्ट्रो प्लेटिंग हो जाना, उसके ऊपर कोई किसी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, पेंटिंग कर देना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्रिवेंट करने के क्या हैं, तरीके हैं। अब अपने देखते हैं रेंसिडिटी क्या होती है, कोई भी सब्जी है, कोई भी फ्रूट है, वो टाइम पड़ा रह जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसके अंदर जो भी फैट पाए जाते हैं ना उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। फैट का, ऑयल जो भी उसके अंदर, फ्रूट के अंदर, सब्जी के अंदर जो भी ऑयल और कार्बोहाइड्रेट, फैट जो भी पाए जाते हैं ना उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो एयर में अगर पड़े रह जाए ना तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है, जिसको बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं।
और जिसकी वजह से बैड स्मेल भी आ जाती है और फूड जो होता है उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी शो किया हुआ है, यहाँ पे जो केला है और सेब वगैरह हैं वो क्या हो गए हैं, सड़ गए हैं, इनका ऑक्सीडेशन हो गया है एयर में पड़े रहने की वजह से। मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को हमने प्रिवेंट करना है, बचाना है कि हमारी सब्जी ख़राब ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एंटीऑक्सीडेंट है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बेंजोएट जो होता है ना, बेंजोएट वो क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। वो हम फ्रूट जो भी हमारा फूड है ना, हमने बेक किया है, बना लिया है, हम उसके अंदर हम डाल देंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। दूसरा है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। हम क्या करें, एयर टाइट का मतलब है जिसमें हवा भी अंदर ना जाए, ठीक है, कंटेनर के अंदर हवा भी अंदर जाए ना, ऐसे इतने टाइट कंटेनर का हम यूज़ करेंगे जिससे हवा अंदर नहीं जाएगी और हमारा फूड जो है वो सेफ़ रहेगा। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। हम एयर जो है वो उसको निकाल देंगे और उसके अंदर N2 गैस जो है ना, नाइट्रोजन गैस जो है वो फिल कर दी जाएगी, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रिवेंट होगी क्या, रेंसिडिटी। नेक्स्ट है रिफ्रिजरेशन। रिफ्रिजरेशन का मतलब होता है हम उसको चीज़ को फ्रीज़र में रख देंगे जिससे उसके अंदर जो भी पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं वो उसका ऑक्सीडेशन ना कर पाए।